जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए YouTube चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी नंबर पर आधारित सवाल। पहले कुछ नंबर के बारे में जानते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए एक बात पहले जानते हैं, हारने वाले तब छोड़ते हैं जब वे थक जाते हैं। हारने वाले तब छोड़ते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब छोड़ते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो इन बातों के द्वारा हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं सम संख्या क्या होता है यानी इवन नंबर क्या होता है। तो जो पूर्ण संख्या 2 से विभक्त हो, जो पूर्ण संख्या 2 से विभक्त हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। तो सम संख्या जब भी पूछे तो जो पूर्ण संख्या 2 से विभक्त हो वह सब संख्या इवन नंबर कहलाएगा। अब जानेंगे विषम संख्या, जो पूर्ण संख्या 2 से विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। इसको ओड नंबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या, जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, जिन पूर्ण संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 तो 2 गुने 1 यानी 2 गुणनखंड हुआ। 3 यानी 3 गुने 1 2 गुणनखंड हुआ। तो जिस पूर्ण संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। सबसे छोटा अगर पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर पूछे ऐसी कितने अभाज्य संख्या है यानी ऐसे कितने सम अभाज्य संख्या है, सम माने तो 2 होता है। तो देखिए ऐसे कितने सम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 ही है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद इसको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए, जैसे 5 आदमी, 2 मैन, कुछ भी रहे यानी वस्तु को जब हमें गिनना है तो वैसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 यह सब नेचुरल नंबर है। तो देखिए अगला पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को जब हम शामिल करते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल करते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हुआ, इसमें हम जब 0 को शामिल कर दिए तो यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। उसके बाद अब देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीगर नंबर। तो देखिए संख्याओं का ऐसा समुच्च का मतलब होता है एक साथ, जैसे संख्याओं का ऐसा समुच्च जिसमें धनात्मक माने पॉजिटिव होता है तथा ऋणात्मक यानी नेगेटिव, धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस। तो संख्याओं का ऐसा समुच्च जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक अथवा दोनों सम्मिलित हो उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तथा वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य, तब वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 4 और 9 दोनों का HCF 1 होगा, 2 और 7 दोनों का HCF 1 होगा, इसलिए यह संख्या जो है वह सह अभाज्य संख्या है और यह भी संख्या है वह सह अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 हो तो उसे हम
उसे हम परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/4, 5/8, 6/6 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √3/2, √2/5 ये सभी संख्या अपरमेय संख्या है। एग्जाम में हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई हमेशा अपरमेय संख्या होगा। पाई एक अपरमेय संख्या है, इसे याद जरूर करिएगा, पाई एक अपरमेय संख्या है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परिमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के परिवार को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जब परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब उनके समूह को यानी परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे 3/5, √3/4। अब देखते हैं अवास्तविक संख्या इमेजिनरी क्वांटिटीज। जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जो संख्या वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -√3, -√16, उसका माइनस, देखिए यह सभी संख्या जो है वह अवास्तविक संख्या है। इस तरह से एक और संख्या देखते हैं यौगिक। अब देखते हैं यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वे सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो यौगिक संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4, 10 यह सब संख्या यौगिक संख्या कहलाते हैं। इन्हें हम इसलिए अध्ययन करते हैं ताकि एग्जाम में जब भी प्रश्न रहे इनमें से कौन कंपोजिट संख्या है, कौन रेशनल नंबर है, कौन अपरमेय संख्या है, यह सब अगर क्वेश्चन रहे तो इसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं विभाजिता का नियम यानी कुछ नियम है। जैसे 2 से कौन सी संख्या विभक्त होगा, एग्जाम में प्रश्न रहेगा इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगा, ऑप्शन 4 रहेगा। उसके बाद कहेगा इनमें कौन सी संख्या 5 से विभक्त होगा। तो देखिए कुछ पहले जानते हैं 2 से विभक्त होने का नियम। तो 2 से वही संख्या विभक्त होगा, 2 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 यह सब संख्या रहता है, वे सब संख्या 2 से विभक्त होगा। 8 जब भी हमेशा संख्या के अंत में यह सब संख्या आए तो वह संख्या 2 से विभक्त होगा। जैसे 18, 20, 24, 26 यह सब संख्या 2 से विभक्त होगा। अब जानते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से वही संख्या विभक्त होगा, 3 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे देखिए 2 और 1 3, 3 से यह संख्या विभक्त हो जाएगा। जैसे 5 यह संख्या भी 3 से विभक्त होगा क्योंकि 6, 5, 11 और 4, 15 और 3, 18 3 से 18 विभक्त होगा, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगा। तो 3 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो, 3 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभक्त हो। अब देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से वही संख्या विभक्त होगा, 4 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके इकाई और दहाई अंक हमेशा 4 से विभक्त हो। जैसे देखिए 20, 50, 16 यह संख्या 4 से विभक्त होगा क्योंकि अंतिम जो संख्या है, इकाई और दहाई जो संख्या है वो 4 से विभक्त हो रहा है। इसका मतलब है यह संख्या 4 से विभक्त होगा। तो हमेशा याद रखिए 4 से वही संख्या विभक्त होगा, 4 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है,
वह संख्या 4 से विभक्त होगा। अब देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम, तो 5 से वही संख्या विभक्त होगा। 5 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंत में 0 और 5 हो। जैसे 500, इसका अंत में 0 है तो यह संख्या 5 से विभक्त होगा। उसके बाद 3125, इसके अंत में 5 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभक्त होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से छांट सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभक्त नहीं है, तो उसमें आप उसको आसानी से छांट सकते हैं। अब देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम, तो 8 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों जो है स्थान पर उपस्थित संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाता हो। जैसे कोई एक संख्या लीजिए, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 3, 5, 7, 8, 4, 6, 4। यह संख्या को देखिए, यह संख्या 8 से विभक्त होगा क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी यहाँ तक की जो संख्या है वह अगर 8 से विभक्त होगा, 8 से वही संख्या विभक्त होगा जो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर उपस्थित अंक पूरा जो है वह 8 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए 8 × 5 = 40 यानी 6, 8 × 8 = 64 यानी यह संख्या 8 से विभक्त होगा, इसलिए यह संख्या 8 से विभक्त होगा। अब 9 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 9 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके अंकों का योग भी 9 से विभक्त होना चाहिए। जैसे कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 6, 7, 8, 5, 9, 1। तो देखिए यह संख्या को देखते हैं, यह संख्या 9 से विभक्त है या नहीं। तो 6, 7, 13, 14, 14 और 9, 9, 4, 23, 23 और 5, 28, 28 और 8, 36। तो यह संख्या 9 से विभक्त है क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए यह संख्या 9 से विभक्त है। 11 से वही संख्या विभक्त होगा जिसके बाएं ओर से सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है वह 0 होना चाहिए, या वह संख्या 11 से विभक्त होना चाहिए। जैसे इस उदाहरण को देखते हैं, देखिए 5, 6 × 1 = 7, 7, 7 × 2 = 9 यानी इसका योग 9 हुआ। 3 × 1 = 4 और 5 = 9 यानी 9, अंतर 0 आ गया। इसका मतलब यह संख्या 11 से विभक्त होगा। तो और जब भी इसका अंतर 11 से, अगर ऐसे भी हो सकता था जब यह संख्या अगर कुछ आता जैसे 121 आता और यह संख्या 11 से विभक्त होता तो वह भी संख्या 11 से विभक्त हो सकता था। इस तरह से विभाजिता का नियम पर हर क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन रहता इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है, तो आप सभी में 11 से भाग देकर नहीं देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप इस नियम को जरूर याद रखें। प्रश्न को हल करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। जैसे 8, 8 के स्क्वायर 64 यानी यह भी एक सम संख्या है। 2, 2 के स्क्वायर 4 यह एक सम संख्या है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, जबकि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। जैसे 3 का स्क्वायर तो 9, 11 का स्क्वायर 121, 49 का स्क्वायर 2401। हमेशा देखिए किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगा, इसलिए ध्यान में रखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। जब भी देखिए किसी संख्या का वर्ग करने पर
2, 3, 7 में से कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा। किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करेंगे तो 2, 3 और 7 में से कोई भी अंक कभी भी नहीं आएगा। जैसे देखिए इसको वर्ग किए 49 का स्क्वायर तो 1, यह 2 नहीं आया। किसी भी वर्ग संख्या के अंत में उतना नहीं आता है, जैसे 9 तो देखिए 81। तो हमेशा किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो 2, 3 और 7 यह सब संख्या कभी भी नहीं आएगा। इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहे। जय हिंद, जय भारत।